माय सजेशन ओपन टू ऑल, ऑर्थोपेडिक्स को कभी भी आइसोलेशन में मत पढ़ना। अगर आपको बोन फ्रैक्चर पढ़ना है तो बोन फ्रैक्चर मत पढ़ना। बोन फ्रैक्चर के साथ की सारी चीजें बायोमैकेनिक्स में आती हैं। सी, आप एक बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओए, not a fracture but a disease which happens. OA is osteoarthritis. Hello everyone and welcome back to the channel A to Z Therapy with Smriti. I'm Smriti Sikta Mishra, a second year beauty student at Delhi University, and this is a home channel for all the students from the world of therapy. So welcome to the new world. In this video, I'm in conversation with a fourth year senior of mine who is pursuing his bachelor's in physiotherapy, and we are talking about how one should study orthopedics and biomechanics. I'll start with orthopedics, one of my favorite subjects. बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतने ऊपर रहकर भी सब कुछ समझ सकते हो। ऑर्थोपेडिक में जरूरी नहीं है ऑर्थोपेडिक्स में आपको सब कुछ पता हो। यू नो योर एनाटॉमी गुड इनफ, यू नो योर बेसिक फ्रैक्चर्स कैसे हो सकते हैं, फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होती है, इंजरीज कैसे होती हैं। सी, ऑर्थोपेडिक व्हाट आई थिंक इज ऑर्थोपेडिक्स इज मोर अबाउट इमेजिनिंग how you can imagine an injury can happen. This is about the see, there are two part of orthopedics: modern orthopedics and like textbook purani orthopedics, which deals with conditions. मॉडर्न और क्लिनिकल, जिसको क्लिनिकल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मॉडर्न डे इज लाइक फ्रैक्चर या फिर ट्रॉमेटिक, जिसे हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक ऑर्थोपेडिक्स, वो अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, थोड़ा टेक्स्ट बुक वाली थोड़ी बोरिंग हो जाती है, जिसमें आप कंडीशंस के बारे में पढ़ते हो, लेकिन अगर आप कंडीशंस के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आप उन चीजों को समझ नहीं पाओगे कभी। ऑर्थोपेडिक्स, आई माय सजेशन ओपन टू ऑल, ऑर्थोपेडिक्स को कभी भी आइसोलेशन में मत पढ़ना। अगर आपको बोन फ्रैक्चर पढ़ना है तो बोन फ्रैक्चर मत पढ़ना। बोन फ्रैक्चर के साथ की सारी चीजें बायोमैकेनिक्स में आती हैं। सी, आप एक बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओए, not a fracture but a disease which happens. OA is osteoarthritis. So osteoarthritis is it's a various type of OA, but let's say we are talking about age progressed OA. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एज के साथ में देर आर डिप्लीशंस फॉर द कार्टिलेज एंड योर बोन इज अप्रोक्सीमेटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, बोन एंड्स आर अप्रोक्सीमेटिंग, योर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज इज डिक्रीजिंग विद एज। इट इज गोइंग टू हैपन टू ऑल ऑफ अस, लेकिन ये मीडियल साइड ऑफ नी पे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? वेरी बेसिक, मतलब अगर कोई पूछे कि मीडियल साइड ऑफ नी इज मोर अफेक्टेड बाय ओए, व्हाई? तो आंसर इज देयर इज अ वेट बेयरिंग लाइन। आपकी बॉडी एक तरह से वेट बेयर करती है विच इज मोर प्रीडिस्पोज टू योर मीडियल साइड। लेटरल एपिकॉन्डाइल पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता है जितना मीडियल पे पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर लेटरल साइड इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मीडियल साइड ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आपका वहां पे प्रेशर की वजह से कार्टिलेज डिप्लेशन ज्यादा होगा। तो अगर आपने बस इतना ही याद कर लिया कि मीडियल साइड ज्यादा होता है, तो आप ये फैक्ट की तरह याद रखोगे, एक अंडरस्टैंडिंग की तरह नहीं कि क्यों। आप ये हमेशा रट सकते हो, हाँ, आपको ये हर 10 दिन में रटना पड़ेगा, लेकिन आपने एक बार समझ लिया तो आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ मगिंग अप। तो इसीलिए ऑर्थोपेडिक्स को कभी भी आइसोलेशन में मत पढ़ना। इट शुड बी रेड एंड अंडरस्टूड इन अ पैरेलल विद बायोमैकेनिक्स। और हाँ, बायोमैकेनिक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बायोमैकेनिक्स, अगर आई वुड से कि सेकेंड ईयर में कोई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी थेरेपिस्ट के लिए, हाँ, ऑर्थोपेडिक्स आप कह सकते हो, लेकिन बायोमैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन न्यूरोलॉजी। लेट्स से इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन न्यूरोलॉजी, आगे जाकर उसको न्यूरो प्रैक्टिस करनी है, या फिर किसी को चेस्ट पीटी प्रैक्टिस करनी है, एनीथिंग। सो आप ऑर्थोपेडिक से आप सारी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस तो पढ़ सकते हो, वो वाले डायग्नोसिस कर सकते हो, लेकिन न्यूरोलॉजिकल फंडामेंटल्स जो होते हैं, जैसे आपका मसल में किस तरह से रेट ऑफ फायरिंग होता है, व्हाट आर स्लो ट्विच फाइबर्स, व्हाट आर फास्ट ट्विच फाइबर्स, व्हाट आर पोस्चरल मसल्स, आपके पोस्चरल मसल्स वीक क्यों हो जाते हैं, किस तरह से, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बायोमैकेनिक्स डील करता है। बायोमैकेनिक्स के लिए गो फॉर एनी बुक। देयर आर 3 बुक्स व्हिच आई रिकमेंड, and it in the order I would say Newman, Norkin, and Norden. Newman is a very good book. Get a hand on that book. We have a IPH has the, I what I've heard is it has the best
library for physiotherapy and occupational therapy, though it is very true. The books and the collection of books is very vast. So get a hand on Newman. कभी भी जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को कौन सी बुक पे जाना है, तो गिव अ कॉमन रीड. ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो. एक टॉपिक लो, उस टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. लेट्स से यू पिक अप अ टॉपिक ऑफ नी जॉइंट. नी जॉइंट न्यूमन से पढ़ो, नॉर्किन से पढ़ो, नॉर्डन से पढ़ो. दिस इज यू इन्वेस्टिंग टाइम फॉर वन पर्टिकुलर टॉपिक. मैं सब लेकिन लेट्स से यू वांट टू बी, लेट्स से यू वांट टू पिक, हाँ ओके, लेट्स से यू वांट टू पिक व्हिच बुक यू आर गोइंग फॉर. सो आप क्या करो, एक ही टॉपिक तीनों बुक से पढ़ लो. आपको पता लगेगा कि आपके साथ या आपकी टोन से कौन सी बुक मैच कर रही है. ज्यादातर लोग न्यूमैन चूज करेंगे बिकॉज न्यूमैन इज अ वेरी सिंपल रिटन बुक. नॉर्किन इज अ वेरी गुड बुक अगर आप एग्जाम्स के लिए बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि एग्जाम्स के लिए पैराग्राफ्स आपके पॉइंट्स तैयार हो जाए. नॉर्किन इज दैट बुक. नॉर्डन इतनी यूज नहीं होगी, तो यू कैन ऑल्सो स्किप नॉर्डन. मैंने भी कुछ कुछ चीजों के लिए यूज करी है. नॉर्किन इज फॉर गेट. रिमेंबर, नॉर्किन यूज करनी है फॉर गेट. आप गेट एनालिसिस, फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट इज गेट, गेट इज द वे यू वॉक. सो अगर आप गेट एनालिसिस पढ़ना चाहते हो, प्रेशर, आपके जॉइंट्स का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी समझना चाहते हो, your joint axis line, your gravity is passing through which joint, which muscle force is acting for that action, तो इसके लिए नॉर्किन इज द बेस्ट. नॉर्किन थर्ड एडिशन, डोंट गो फॉर द लेटेस्ट. नॉर्किन, नॉर्किन थर्ड एडिशन बेस्ट है हैंड्स डाउन. कभी भी मैं न्यूमन को अपना बेसिक रखता था, नॉर्किन के फैक्ट्स और पॉइंट्स ऐड कर लेता था. और अगर कोई आर्टिकल पढ़ा जिसमें मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैंने गेट थोड़ा डेप्थ में पढ़ा था, तो गेट के लिए आई इवन प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन जो मैंने अपने बैच में दी थी. सो गेट में देयर आर टेक्निक्स हाउ वी मेजर गेट, ठीक है. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स प्लेट. we don't use it in our college, but it's a very interesting concept. So force plate पे हम क्या करते हैं, हम प्रेशर डायनेमिक्स देखते हैं. जब बंदा चल रहा है, जब पेशेंट चल रहा है, तो उसके पैर कैसे टिक रहे हैं, किस साइड फोर्स डिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, किस साइड वो वेट बेयर कर रहा है. लेट्स से वो मीडियल साइड वेट बेयर कर रहा है, लेट्स से वो लेटरल साइड वेट बेयर कर रहा है, तो किस तरह से पैर का फोर्स प्रोडक्शन हो रहा है नीचे ग्राउंड के साथ, दैट इज फोर्स प्लेट. सिर्फ फोर्स प्लेट एनालिसिस से ही बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो. जैसे अगर मीडियल वेट बेयरिंग है तो ये चीजें हो सकती हैं, लेटरल वेट बेयरिंग है तो ये चीजें हो सकती हैं. और अगर पेशेंट के मसल्स के साथ और भी आप और चीजों को ऐड कर लो, तो आप बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड बता सकते हो. तो ये दिस इज नॉट रिटन इन ह्यूमन, नॉट रिटन इन नॉर्किन. ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसको मेंशन करके छोड़ दिया गया है. आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, आई रेड अबाउट इट. यू शुड आल्सो रीड. यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस कि हाँ भाई ये थोड़ा सा पॉइंट छोड़ा हुआ है, हाँ लेट्स गो फॉर दिस. तो वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, व्हेन यू रीड, यही आपको शायद एज देते हैं बाकी लोगों से, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग शायद, इफ आई एम गिवन अपॉर्चुनिटी टू सी दैट डिवाइस, my understanding for it, yeah, my you can say nag for that device would develop better than anyone because I have read about it. और ऐसा आप ऐसा कर सकते हो कि एक रीडिंग तो जरूर दे सकते हो अपने फंडामेंटल चीजों को. सो बायोमैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्थोपेडिक्स के साथ मिला के पढ़ना. ट्रॉमास शुड बी रेड एंड अंडरस्टूड एंड इमेजिन्ड. अगर आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, हो सकता है आपके पेपर में आए, सेकेंड ईयर अगर कोई देख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेपर में आता है. सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इमेजिन करो कि हाँ, फ्लेक्शन इंजरी क्या है, कि अगर स्पाइन फ्लेक्शन में चला गया, वेट आ गया, फ्लेक्शन इंजरी. एक्सटेंशन में गया, वेट आ गया, एक्सटेंशन इंजरी. फ्लेक्शन में रोटेशन आ गया, रोटेशन इंजरी. विप्लैश फ्रैक्चर, विप्लैश फ्रैक्चर इज नथिंग बट दिस, यहाँ पे फ्रैक्चर ऐसे विप्लैश की तरह. इट्स तो इमेजिन करो दोस फ्रैक्चर्स, इमेजिन व्हाट कैन हैपन, व्हिच लिगामेंट विल गो. सो अगर इफ आई से कि एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन या शोल्डर, लेट्स से शोल्डर का इंटीरियर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन. इट्स ऑलवेज आस्क्ड, थोड़ा बहुत तो पूछते ही हैं. तो शोल्डर इंटीरियर डिसलोकेशन इज कॉमन. तो आपको समझना है कि इंटीरियर डिसलोकेशन के साथ में, मैंने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा था कि देयर इज इंटीरियर कैप्सूल.
एंड देयर आर यहाँ पे देयर आर जॉइंट्स के लिगामेंट्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट. दैट रिलेशन नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड पहले ही उस चीज को समझो. जब आप डिसलोकेशन पढ़ रहे हो तो मेंशन करो अपने दिमाग में, कहीं नोट्स बना रहे हो तो वहां पे, लेकिन उसको नोटिफाई करो, ब्रेन में इस चीज को डालो कि दीज स्ट्रक्चर्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड इफ अ बोन is going to its extreme, or if the bone is dislocating. Anterior shoulder dislocation very common, posterior hip dislocation very common. तो ये सारी चीजें, अब मान लो कि ये hip joint है and this is your femur का head and this is your hip bone में your cavity acetabulum. अब ये यहाँ पर ऐसे है और ये posteriorly dislocate करता है. अब यहाँ पीछे अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी नर्व जा रही हैं, ऑप्टिरेटर नर्व जा रही है और बहुत सारी नर्व्स जा रही है, बहुत सारे मसल्स हैं, वेसल्स हैं. तो अगर आपने ये इसको आपने इतना पता कर लिया, ये पीछे चला गया तो पोस्टीरियर डिस्लोकेशन. दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट ना, दैट इज द सेंटेंस की पोस्टीरियर डिस्लोकेशन. अब इसमें क्या, तो इसमें समझो कि पीछे जाएगा, ये वाले स्ट्रक्चर्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, पैर की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है. व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस इज, इस रोटेशन में पोस्टीरियर डिसलोकेशन में पैर की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, पैर पीछे जाके छोटा हो जाएगा. सो देयर इज अ शॉर्टनिंग, यू कैन सी, बिना एक्सरे के आप समझ सकते हो, देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ द लेग, देयर इज अ रोटेशन टू दैट लेग. और ये सारी चीजों को अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ोगे कि अच्छा शॉर्टनिंग, अच्छा ये, तो आपको सिर्फ वो मग करना पड़ेगा. You'll never develop an understanding. Imagine it in your head, try to make relations and you will remember it forever. मैंने चीजें याद नहीं करी थी, क्योंकि याद करने से उसको दोबारा पढ़ना जरूरी हो जाता है. लेकिन if you can make relations, if you can develop a basic understanding, तो वो बहुत ऊपर चली जाती है चीज, वो फिर उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. बट हाँ, हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दे आर वेरी वॉलेटाइल. आज पढ़ा कल गायब. I'm sure this video must have helped you. So please do like, share and subscribe to the channel, and don't forget to share it amongst your batchmates. Happy learning!